क्या बंगाल में राजनीतिक वर्चस्व के लिए हिंसा बना औजार? पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दल जनाधार मजबूत बनाने के लिए खुद अपने कार्यकर्ताओं को हिंसक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करते हुए देखे जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा मानो वहां की संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है। ऐसा कोई चुनाव नहीं होता जिसमें बड़े पैमाने पर हिंसा नहीं होती हो। चुनाव की घोषणा होने के साथ ही हिंसा का दौर पश्चिम बंगाल में शुरू हो जाता है और चुनाव के बहुत बाद तक चलता रहता है। अब तो लगता है कि वहां राजनीतिक वर्चस्व के लिए हिंसा ही एक प्रमुख औजार के रूप में यूज किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। आइए दिखाते हैं एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी का खास कार्यक्रम फैक्ट चेक। बता दें कि 24 परगना जिले में तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की हत्या और उसके बाद भीड़ द्वारा एक हमलावर को पीट कर मार डालना तथा कई घरों में तोड़फोड़ और आगजनी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। जिस व्यक्ति की हत्या कर दी गई वह तृणमूल कांग्रेस की क्षेत्रीय इकाई का अध्यक्ष था। उसकी पत्नी पंचायत की प्रधान भी है। अब तृणमूल की इस हत्या के पीछे माकपा और भाजपा समर्थित गुंडों का हाथ बता रही है। तृणमूल कांग्रेस का सीधा आरोप है कि भाजपा और माकपा के कार्यकर्ता ही यह हिंसा करा रहे हैं। हर हिंसा के बाद इसी तरह आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, मगर इस पर रोकथाम का कोई पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं नजर आता? राज्य सरकार कुछ फेरी कार्रवाइयों के अलावा प्रायः हाथ धरे क्यों बैठी रहती है? यही वजह है कि वहां पूरे साल राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हिंसा और प्रतिहिंसा करते पाए जाते हैं। इसकी वजहें भी छिपी नहीं हैं। इस साल जुलाई में वहां पंचायत चुनाव हुए जिसमें बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। उसमें राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 12 लोग मारे गए। हालांकि मरने वालों की वास्तविक संख्या इससे अधिक बताई जाती है। इसके पहले हुए विधानसभा चुनावों में भी व्यापक हिंसा देखी गई थी। उसके पहले भी हर चुनाव में बड़े पैमाने पर हिंसा होती रही है। उन्हीं घटनाओं से सबक लेते हुए पिछले पंचायत चुनाव में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। बड़ी तादाद में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया, मगर फिर भी बाकी चुनावों की तुलना में पिछली बार अधिक लोग मारे गए। यूं तो देश का शायद ही कोई राज्य हो जहां चुनावों के दौरान राजनीतिक हत्याएं नहीं होती हों, मगर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार इस मामले में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। वहां हर साल औसतन 20 राजनीतिक हत्याएं होती हैं। जाहिर है कि यह सिलसिला हर समय वहां बना रहता है। दरअसल पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दल जनाधार मजबूत बनाने के लिए खुद अपने कार्यकर्ताओं को हिंसक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करते हुए देखे जाते हैं। हर गांव कस्बे में दलगत आधार पर खेमेबंदी भी देखने को मिलती है। खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर क्लब बनाए गए हैं जिन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। इस तरह वहां सदा राजनीतिक वर्चस्व के लिए संघर्ष चलता रहता है। एक समूह दूसरे समूह के खिलाफ हिंसा जैसा माहौल क्रिएट करता है तो दूसरा भी प्रतिहिंसा पर उतर आता है। फिर एक बड़ा कारण वहां की पंचायतों की अतिरिक्त सक्रियता भी देखी जाती है। वे अपने इलाके में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं। रेत, कोयला इत्यादि अवैध खनन भी उनके संरक्षण में ही होते हुए नजर आते हैं। इस तरह पंचायतों पर कब्जा जमाने के लिए संघर्ष बना रहता है। अक्सर राज्य की सत्ता पर काबिज दल के कार्यकर्ता ही पंचायतों में भी होते हैं, इसलिए उन्हें सत्ता का स्वाभाविक संरक्षण प्राप्त होता हुआ दिख जाता है। ऐसी हिंसक घटनाओं पर राज्य प्रशासन का पक्षपातपूर्ण रवैया भी किसी से छिपा नहीं है। ममता बनर्जी बेशक स्वच्छ प्रशासन की बात करती हों, पर वे भी अपने उपद्रवी कार्यकर्ताओं को अनुशासित करती हुई कभी नहीं देखी गई हैं। बिना दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के वहां हिंसा का सिलसिला
नहीं रुक सकता है। अब सवाल है कि आपको क्या लगता है कि क्या हिंसा ही पश्चिम बंगाल में राजनीतिक वर्चस्व का एक हथियार बन चुका है? कमेंट बॉक्स में अपने जवाब जरूर दीजिएगा। हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करने के साथ साथ आप हमारे चैनल पर नए हों तो फेसबुक पेज को फॉलो तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग ही हमारी पूंजी और ताकत है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।